30 अक्टूबर 2022 गुजरात का मोरबी शहर। एक पुल टूटता है और उसके साथ ही 141 से भी ज्यादा जानें चली जाती हैं। पर यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये कहानी है लालच की, लापरवाही की और एक ऐसे सड़ चुके सिस्टम की जिसने इस त्रासदी को, आप कह सकते हैं, होने दिया। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा हादसा आखिर हुआ कैसे। पता है, उस दिन सिर्फ स्टील का एक ढांचा नहीं टूटा था लोगों का भरोसा। एक ऐसा भरोसा जो उस 143 साल पुराने पुल पर था और उस सिस्टम पर था जिसकी जिम्मेदारी थी लोगों की सुरक्षा करना। ये कहानी उसी टूटे हुए भरोसे की है। 141, इससे भी ज्यादा जिंदगियां। इसमें बच्चे थे, पूरे परिवार थे और न जाने कितने सपने थे जो उस शाम मच्छू नदी के ठंडे पानी में हमेशा के लिए समा गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी त्रासदी का असली दर्दनाक चेहरा है। सब कुछ सिर्फ 2 सेकंड में खत्म हो गया। बस 2 सेकंड। लोगों को सोचने का या संभालने का कोई मौका ही नहीं मिला। एक हंसती खेलती शाम एक झटके में मातम में बदल गई। चलिए एक नजर डालते हैं उस मनहूस शाम के आखिरी कुछ पलों पर। तो 30 अक्टूबर का दिन था, दिवाली की छुट्टियों का माहौल, सब लोग घूमने निकले थे। दोपहर 2:30 बजे से ही पुल पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। शाम 5:30 बजे तक तो पुल बिल्कुल खचाखच भर चुका था, खतरनाक हद तक। फिर शाम 6:40 पर कुछ लड़कों को देखा गया जो मजाक मस्ती में पुल को जोर जोर से हिला रहे थे। और ठीक 2 मिनट बाद एक तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज आई और सब खत्म हो गया। और यहीं से इस हादसे की पहली और शायद सबसे बड़ी लापरवाही सामने आती है। देखिए, पुल की ऑफिशियल कैपेसिटी थी सिर्फ 125 लोगों की और उस वक्त उस पर कितने लोग थे? करीब 500। सोचिए जरा, 4 गुना ज्यादा। टिकट तो बेचे जा रहे थे लगातार, लेकिन कोई ये गिनने वाला नहीं था कि पुल पर कितने लोग जा चुके हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई था ही नहीं। और विडंबना देखिए कि ये कोई नया कमजोर सा पुल नहीं था। अरे इसका तो एक शानदार इतिहास था, 143 साल लंबा इतिहास। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पुल आखिर था क्या और मोरबी शहर के लिए इसकी क्या अहमियत थी। ये पुल 1879 में बना था और उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार माना जाता था। मतलब ये इतना मजबूत था कि 2001 का वो भयानक भुज भूकंप भी झेल गया था, पर एक मॉडर्न रेनोवेशन के सिर्फ 4 दिन बाद ढह गया। ये बात अपने आप में कितने ही गंभीर सवाल खड़े करती है ना? तो सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अपनी जांच शुरू की तो एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आए कि यकीन करना मुश्किल हो गया। ये हादसा मानो लापरवाही की एक पूरी रेसिपी थी। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात जो जांच में सामने आई वो ये थी कि रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ओरेवा ग्रुप को। ये वही कंपनी है जो घड़ियां और CFL बल्ब बनाने के लिए जानी जाती है। सोचिए, घड़ियां बनाने वाली कंपनी पुल बना रही थी। उनका ब्रिज बनाने का या सिविल इंजीनियरिंग का दूर दूर तक कोई अनुभव ही नहीं था। और तो और उन्होंने ये काम आगे देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की एक छोटी सी फर्म को दे दिया जो इतने बड़े काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सिट की जांच ने और भी कई परतें खोली। पता चला कि पुल के जो मेन केबल थे वो पुराने और जंग खाए हुए थे और उन्हें बदला ही नहीं गया। ऊपर से रेनोवेशन के नाम पर लकड़ी के फर्श को हटाकर भारी भरकम एल्यूमिनियम का फर्श लगा दिया, जिससे पुल का वजन और भी ज्यादा बढ़ गया। और हद तो तब हो गई जब नए सस्पेंडर्स को भी पुराने केबलों के साथ बस जैसे तैसे वेल्ड कर दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग की चूक थी। मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग की ही गलतियां नहीं थी, ऑपरेशनल लेवल पर तो और भी बड़ी लापरवाहियां हुई। पुल को 8 से 12 महीने की जगह सिर्फ 7 महीने में ही खोल दिया गया। क्यों? जल्दी थी। ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया, ना कोई लोड टेस्टिंग हुई। भीड़ को संभालने का काम दिहाड़ी मजदूरों को दे दिया गया था और इमरजेंसी के नाम पर ना कोई लाइफ गार्ड, ना कोई बचाव नाव, कुछ भी नहीं। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक कंपनी की नाकामी नहीं थी, ये तो पूरे के पूरे सिस्टम की नाकामी थी। उस ब्यूरोक्रेसी की नाकामी जिसकी नाक के ठीक नीचे ये मौत का जाल बुना जा रहा था। और किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। जरा सोच कर देखिए, 15 साल के लिए एक पब्लिक प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट,
सिर्फ 1.25 पेज के एक एग्रीमेंट पे साइन कर दिया गया। सिर्फ 1.25 पेज! इसके लिए कोई ओपन बिडिंग नहीं हुई, कोई खुली बोली नहीं लगाई गई, और उस कॉन्ट्रैक्ट में सुरक्षा या सरकारी जांच जैसी किसी भी बात का कोई जिक्र तक नहीं था। गुजरात हाईकोर्ट ने जब इस कॉन्ट्रैक्ट को देखा तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, लार्जेस। इसका मतलब होता है खैरात या रेवड़ी। कोर्ट ने साफ साफ इशारा किया कि ये कोई सही प्रक्रिया से दिया गया कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये तो एक तरह का तोहफा था जो एक प्राइवेट कंपनी को बस दे दिया गया था। और जब हाईकोर्ट ने इतना दबाव बनाया, तब जाके सिस्टम हरकत में आया। मोरबी म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर को सस्पेंड किया गया और बाद में तो 52 सदस्यों वाली पूरी की पूरी नगर पालिका को ही अक्षमता के आरोप में भंग कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व कदम था। हादसे के बाद पीड़ितों के लिए इंसाफ की एक लंबी और बहुत थका देने वाली लड़ाई शुरू हुई, और सच तो ये है कि ये लड़ाई आज भी जारी है। चलिए देखते हैं कि मुआवजे और सजा के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है। सरकार ने तो 6 लाख रुपए का मुआवजा देकर एक तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया। ओरेवा ग्रुप ने तो शुरुआत में सिर्फ 5 लाख रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन यहाँ भी हाईकोर्ट ने दखल दिया और ओरेवा को आदेश दिया कि वो हर मृतक के परिवार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दे। हालांकि पीड़ितों की मांग इससे कहीं ज्यादा की है। जनवरी 2023 में ओरेवा के एमडी जयसुख पटेल ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन फिर बेल का खेल शुरू हो गया। नवंबर 2023 से एक-एक करके आरोपी जमानत पर बाहर आने लगे और 2024 के मध्य तक आते-आते सभी के सभी 10 आरोपी जमानत पर बाहर थे, और ट्रायल वो अभी भी चल ही रहा था। अब 2026 की शुरुआत तक मोरबी सेशंस कोर्ट में ट्रायल आखिरकार शुरू हो चुका है। लगभग 300 गवाहों के बयान लिए जाने हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों पर लापरवाही से हुई मौत की जगह हत्या का केस चलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ सभी 10 आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया है। साफ है, इंसाफ की मंजिल अभी भी बहुत दूर है। तो मोरबी की ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब एक सिस्टम इस तरह से पूरी तरह फेल हो जाता है, जब जनता का भरोसा टूट जाता है, तो जवाबदेही की असली कीमत क्या होती है? क्या कुछ मुआवजे और कुछ सालों की ये कानूनी लड़ाई काफ़ी है, या फिर हमें और भी गहरे सुधारों की ज़रूरत है ताकि ऐसा फिर कभी ना हो?